नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज के इस टॉपिक में हम लोग लर्निंग आउटकम 9.4 यानी कि एलिमेंट 9.4 ऑफ निबोस इंटरनेशनल डिप्लोमा फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स यानी कि आईडीप का सबसे लास्ट रिमेनिंग पार्ट जो है हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में जान रहे थे, ह्यूमन स्ट्रक्चर है ना। और इसमें हम लोग सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एनाटॉमिकल सिस्टम देख लिया था, रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है हम लोगों ने देख लिया था, डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया था, सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोगों ने देख लिया था, स्किन के बारे में हम लोगों ने जाना था कि कैसे काम करता है और कौन कौन से पार्ट एपिडर्मिस वगैरह के बारे में देखा था। आई के बारे में हम लोगों ने एक जनरल आइडिया देखा था। एक्चुअली मैं उतना स्पेशलिस्ट नहीं हूँ इन बायोलॉजी के बारे में, बट वी शुड हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट द ह्यूमन एनाटॉमिकल सिस्टम, बिकॉज अगर इसके बारे में नॉलेज नहीं रहेगा देन वी विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हेल्थ हजार्ड विल वर्क ऑन द बॉडी। सो इसमें हम लोग जो है नोज के बारे में जाना था और ये 4 पार्ट जो है अभी बचा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं 4 पार्ट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये सब जितने पढ़े हम लोग ये तो एक सिस्टम को समझ रहे थे और मेन हमारा फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है कि कोई भी हजार्डस केमिकल हाउ इंटर इनटू द बॉडी, क्योंकि कोई भी केमिकल हमारे बॉडी में इंटर होगा तभी हम लोगों को प्रॉब्लम होगा। और ये कहाँ जाएगा, किस पार्ट को इफेक्ट करेगा, किस तरह से हमारा बॉडी का सिस्टम, तो इसके लिए हम लोगों ने बेसिक ऊपर के सारे चीज़ें समझी। और अब हम लोग जानने वाले हैं मेन रूट ऑफ एंट्री एंड मेथड ऑफ एंट्री, ये सब देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टार्ट होता है मेन रूट्स एंड मेथड ऑफ एंट्री। तो बहुत सारे हजार्डस केमिकल जो है हमारे बॉडी में इंटर करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसका हेल्थ इफेक्ट जो है पहले ही आ जाता है। जैसे कोई कोरोसिव केमिकल है, अगर हमारे स्किन पे पड़ता है तो उसको डैमेज करता है। जैसे कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अगर पड़े तो पूरे स्किन को जला देगा और स्किन को डैमेज कर देगा ऑन कांटेक्ट। लेकिन मैनी हजार्डस सब्सटेंसेस जो है उसको बॉडी में इंटर करने की आवश्यकता होती है अगर हेल्थ इफेक्ट करना है तो द रूट एंड मेथड बाय विच केमिकल कैन गेन एंट्री इनटू द बॉडी देयरफॉर इम्पॉर्टेंट। तो मेथड ऑफ जो मेन मेथड ऑफ एंट्री जो है वो है आपका इन्हेलेशन। इन्हेलेशन में क्या है, इनहेल करना मतलब सांस लेना, और सांस के माध्यम से ये जाएगा। तो हम लोगों ने पहले ही रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था, यानी कि जब हम कोई चीज़ इनहेल करते हैं तो वो कहाँ तक जाता है, लंग्स तक जाता है, एल्वियोली तक। सबसे लास्ट जो ब्रैकेट था उसमें जो सबसे लास्ट जो है जो थैला था उसको हम लोग एल्वियोली बोलते थे, और वहाँ तक वो जाएगा और वो पूरे पार्ट को डैमेज कर सकता है डिपेंड अपॉन द सबस्टांस। तो ये एक मेथड ऑफ एंट्री जो है वो क्या है, इन्हेलेशन है, ठीक है। और हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया था। अदर जो है वो है स्किन कांटेक्ट। जब स्किन पे कांटेक्ट होता है तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो स्किन है वो है वाटर को अंदर नहीं जाने देता है, वो प्रोटेक्ट करता है, वाटर प्रूफ है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि हमारे स्किन पे आएंगे तो वो नीचे जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस तरह से भी जो है यहाँ पे स्किन कांटेक्ट से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो इस तरह से हमारे बॉडी में ये इंटर हो सकता है, या इंजेक्शन भी होता है ना। मान लेते हैं कोई नीडल है और हमारे बॉडी में चुभ जाए, स्किन है और इसमें ये चुभ जाए, तो यहाँ पे हजार्डस केमिकल जो है हमारे बॉडी में इंटर कर सकते हैं। तो ये एक इंजेक्शन मेथड है जिसके थ्रू हमारे बॉडी में कोई चीज़ इंटर हो सकता है, चाहे ये निडल स्टिक इंजरी हो सकता है, कंप्रेस्ड एयर इंजेक्शन होता है, कट हो सकता है, या कंटामिनेटेड शार्प ऑब्जेक्ट जो है हमारे स्किन पे आएगा तो अंदर डीप तक चला जाएगा, या जो ग्रेजेज होते हैं यानी कि छील जाता है, कट जाता है, या डर्मेटाइटिस चैप्स, जो डर्मेटाइटिस होता है उसमें स्किन जो है क्या होते हैं, रुखड़े हो जाते हैं और उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, तो उधर से भी जो है इंटर हो सकता है। तो ये 2 मेथड यहीं पे हम लोगों ने देख लिया। और एक है इंजेशन। इंजेशन मतलब कोई चीज़ हम लोग खा लें, जैसे कि मान लेते हैं हम लोगों ने हाथ नहीं धोया और कुछ खाना खाया, तो क्या होगा, स्टमक में कोई चीज़ जाएगा, वो तो ट्रैकिया में जाएगा नहीं, लंग्स में जाएगा नहीं, वो हमारे स्टमक में जाएगा
और स्टमक में जाने के बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन था उसके थ्रू ये क्या होगा, वहाँ पे जाने के बाद एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एब्जॉर्ब जो है स्टार्ट होगा और ये ब्लड में आएगा, इसके टॉक्सिक इफेक्ट आएंगे। तो इस तरह से जो है हम लोग इंजेक्शन के माध्यम से भी कोई हजार्डस केमिकल को अपने बॉडी के अंदर लेके जा सकते हैं। कुछ अदर रूट्स भी हैं जिसके थ्रू हजार्डस केमिकल इंटर कर सकते हैं। कुछ अदर रूट्स भी हैं जैसे एस्पिरेशन। इसमें क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ खाना खाते हैं तो यहाँ दोनों जो पाइपलाइन है वो एक साथ कनेक्टेड है, यानी कि मुंह से भी हम सांस लेते हैं, नाक से भी सांस लेते हैं, तो वहाँ पे एक वाल लगे हुए हैं, मतलब कि जो उसको बंद कर देता है। जब कुछ खाना खाते हैं तो सांस की नली बंद हो जाती है। तो आप देखते होंगे किसी कारणवश सांस की नली बंद नहीं हुई, हमारे फेफड़े में कोई चीज़ डायरेक्टली चला जाता है। ये सब भी होता है। तो इन वोमिटिंग और रन डाउन रेस्पिरेटरी ट्रैक डायरेक्ट चला जाता है, ये भी होता है। या कभी कभी जब डॉक्टर साइफनिंग करता है लंग्स ड्यूरिंग पाइपेटिंग या साइफनिंग, उसके दौरान डायरेक्टली लंग्स में कोई सबस्टांस जो है चला जाता है, ये भी केस है। और कभी कभी आँख के थ्रू भी चला जाता है, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आई जो होता है, जो आँख को गीला रखता है, सबस्टांस में डिजॉल्व इन द मॉइस्ट कवरिंग ऑफ द आई एंड अंडरगो एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द आई लिड एंड आई सॉकेट। आँख के थ्रू भी जा सकता है अगर आँख में कुछ पड़े तो। और एक और रूट्स है जो कि ईयर। आप जानते हैं जो ईयर है वो लास्ट में ईयर ड्रम रहता है ना, यहाँ पे ईयर ड्रम है और ईयर ड्रम के बाद जो है यहाँ पे बाकी स्टार्ट होता है। तो ईयर ड्रम तक कोई चीज़ जो है यहाँ पे हमारे इंटर कर सकता है। और ईयर ड्रम के ईयर में वैक्स होते हैं, यानी कि इसमें वैक्स जो है रहता है, चिपचिपा पदार्थ। तो एक्चुअली ये रोकता है कोई चीज़ को अंदर जाने में, बट देयर में भी चांस दैट सम केमिकल यहाँ पे इस ड्रम के पास आ जाए और यहाँ से एब्जॉर्ब होके हमारे बॉडी में इंटर कर जाए। तो दाउ द कैनाल इज कोटेड विद द ईयर वैक्स and is relatively poor route of entry, it is possible that substance can pass through the skin of the canal of the eardrum, especially organic solvent। तो इतने रूट ऑफ एंट्री हैं जो कि हमारे बॉडी में जिसके थ्रू इंटर हो सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा इन्हेलेशन यानी कि सांस के द्वारा, और उसके बाद जो है स्किन कांटेक्ट, यानी कि इसमें आपको एब्जॉर्प्शन हो सकता है, इंजेक्शन हो सकता है। और इंजेक्शन हम लोगों ने देखा था, यानी कोई चीज़ हम खा सकते हैं, हाथ अगर धुला ना हो तो हमारे इसके थ्रू भी जाएगा, या हो सकता है कि कोई कंटामिनेटेड फूड हम या ले लें, वो भी है, या फूड जो है ओपन में है, कोई केमिकल उसमें पड़ गया तो वो भी हम खा सकते हैं। अदर रूट ऑफ एंट्री में हम लोग देखा था एस्पिरेशन और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आई एंड ईयर। तो अब हम लोग जानने वाले हैं लोकल एंड सिस्टेमिक इफेक्ट एंड टारगेट ऑर्गन्स। अब आइए जानते हैं लोकल एंड सिस्टेमिक इफ़ेक्ट एंड टारगेट ऑर्गन्स। जो इफ़ेक्ट है वो दो जगह होता है, एक लोकल और एक सिस्टेमिक इफ़ेक्ट। तो कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो केवल लोकल इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं और कभी कभी दोनों भी हो सकता है। तो लोकल इफ़ेक्ट क्या होता है कि जैसे कि कोई टॉक्सिक केमिकल अगर हमारे हाथों में पड़ता है, कोरोसिव केमिकल, तो स्किन को वहीं डैमेज करता है, यानी कि ये क्या हो गया, लोकल इफ़ेक्ट हो गया। यानी कि केवल स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी जहाँ कांटेक्ट होता है वहीं इसका डैमेज होता है, वहीं पे उसका इफ़ेक्ट आता है। जैसे इरिटेशन हुआ, कॉज लोकल इरिटेशन ऑफ द आई स्किन आफ्टर कॉन्टैक्ट एट दो साइट। सेंसिटाइजिंग एजेंट जो है अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट किया स्किन को, तो वहीं पे इसका लोकल इफेक्ट आएगा। तो लोकल इफेक्ट का मतलब आप डायरेक्टली समझ लीजिए, स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी वेयर कॉन्टैक्ट विद द टॉक्सिक मटेरियल ऑकर्स। सेकेंड जो इफेक्ट है वो है सिस्टेमिक इफेक्ट, और ये कहाँ पे होता है, ऑकर्स इन ऑर्गेन और पार्ट ऑफ द बॉडी डिस्टेंस फ्रॉम द साइट, यानी जहाँ पे ये कॉन्टैक्ट होगा उससे दूर में होगा, वेयर इनिशियल कॉन्टैक्ट विद द टॉक्सिक सब्सटेंस आर मेड, उसके अलग है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये पूरे इंटायर बॉडी पे भी हो सकता है इसका इफेक्ट, या सेवरल डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी भी हो सकता है। जैसे अगर हम लोग लीड इनहेल्ड किया, लीड है, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, जो कि लंग्स में इंटर होता है, इनटू द लंग्स एंड फ्यूम्स विल इफेक्ट।
तो लंग्स को ना इफेक्ट करके पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो आप देख रहे हैं इंटर किया नोज के थ्रू लंग्स में आया, लेकिन इसको इफेक्ट ना करके ये किसको इफेक्ट किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स को, और में इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बोन्स। तो ये आप समझ लीजिए कि ये जहाँ पे कांटेक्ट होता है उससे दूर जो है इसका इफेक्ट आता है। ये पूरे सिस्टम पे भी हो सकता है, पार्ट ऑफ द बॉडी भी हो सकता है। और जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आपने लिया, ये कहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम में आया, और इसका जो इफेक्ट है वो आपको पड़ेगा सर्कुलेटरी सिस्टम में, यानी कि हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को नहीं ले पाएगा, ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया सिस्टेमिक इफेक्ट। और उसके बाद टारगेट ऑर्गन्स एंड टारगेट सिस्टम। जब कोई हजार्डस केमिकल हम इनहेल करते हैं तो पूरे बॉडी पार्ट्स को ना इफेक्ट करके किसी खास टिश्यू को डैमेज करता है, डिस्टिंक्ट टिश्यू डैमेज होता है उसमें। जैसे कि कोई केमिकल आप लेंगे तो हो सकता है केवल हार्ट को ही इफेक्ट करे, या हो सकता है केवल लंग्स को ही इफेक्ट करे, केवल लीवर को इफेक्ट करे, या हो सकता है कि 2-4 ऑर्गन्स को इफेक्ट कर सकता है, या केवल सिस्टम को टारगेट कर सकता है। तो इसमें जो है जैसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड जब हम लेते हैं हमारे बॉडी में इंटर करता है तो ये लीवर को डैमेज करता है, जिसके चलते जॉन्डिस और स्कारिंग होता है। जैसे अगर मरकरी अगर हमारे अंदर इंटर होता है तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, यानी कि एक सिस्टम डैमेज हो रहा है। यहाँ पे देखिए केवल एक ऑर्गन डैमेज हो जा रहा है, यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा है, और कॉजिंग नार्कोसिस एंड ब्रेन डैमेज, यानी कि ये नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। तो आप देख रहे हैं कि जो इफेक्ट है हजार्डस केमिकल का वो आपको लोकल इफेक्ट भी हो सकता है, सिस्टेमिक इफेक्ट भी हो सकता है, टारगेट ऑर्गन्स एंड टारगेट सिस्टम भी हो सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब आइए जानते हैं डिफेंस रिस्पॉन्सेज के बारे में। आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में कोई भी अगर फॉरेन एजेंट्स आए, यानी कि बाहरी कोई चीज़ आए, तो हमें उससे लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, और लड़ते भी हैं, क्योंकि अचानक से कोई तबीयत ख़राब नहीं हो जाता है, और बहुत सारे फॉरेन जो पार्टिकल्स हैं हमारे बॉडी में इंटर होते हैं, और कोई भी बीमारी होती है तो हम लोग अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्यून सिस्टम, ठीक है, यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर है। और द इम्यून सिस्टम इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 2 कम्प्लीमेंट्री एंड इंटरेक्टिंग सिस्टम। ये 2 सिस्टम होते हैं हमारे बॉडी में, और जो हम बाहरी फॉरेन एजेंट से लड़ते हैं इसको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम। तो एक तो हमारे बॉडी में जब हम जन्म से ही हमारे अंदर एक इम्यून सिस्टम रहता है जो कि हमेशा लड़ते रहता है, और इनेट इम्यून सिस्टम इसको बोलते हैं। ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ये हमें भगवान ने दिया है। तो जैसे कि अगर कुछ कट जाए, छिल जाए अचानक से, वो ठीक हो जाता है। तो ये क्या है, प्रोवाइड रैपिड रिस्पॉन्स बट नॉन स्पेसिफिक, और देयर आर वेरियस मैकेनिज्म दैट आर इनेट सच एज स्पेशलाइज्ड वाइट ब्लड सेल जो है इसको ठीक करता है, जैसे मैक्रोफेजेज और जो इन्फ्लामेशन होता है वो सब इसके कारण होता है। एक होता है एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम, इसको एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं। यानी कि जब कोई इन्वेडर बाहर से कोई चीज़ घुसता है तो तुरंत रिस्पॉन्स नहीं देता। रिस्पॉन्स इज टारगेट टू एट द स्पेसिफिक इन्वेडर एंड टेक्स टाइम टू डेवलप। पहले हमारा तबीयत ख़राब होगा, हमारा इम्यून सिस्टम पहले उसको समझेगा, और फिर जो है उससे लड़ने की क्षमता हमें डेवलप होगा। और एक बार उसको पता चलेगा कि ये कौन है, तो हमारे अंदर एक मेमोरी ऑफ इन्वेडर भी फॉर्म हो जाती है, और फिर जब वो दोबारा बीमारी होगी तो उसको हमारा इम्यून सिस्टम ठीक कर देगा। यानी कि ये क्या होता है, एक्वायर्ड किया जाता है, एडॉप्टिव है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो 2 तरह का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, और एक होता है हमारा इनेंट और दूसरा होता है एडेप्टिव। ये नॉन स्पेसिफिक होता है ऊपर का, और नीचे वाला स्पेसिफिक होता है। अब आइए जानते हैं द रेस्पिरेटरी सिस्टम डिफेंसेस। वी कैन समराइज द डिपोजिशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम एज फॉलोज। जैसा कि आप जानते हैं पार्टिकल साइज जो है अगर एबव 10 माइक्रोमीटर यानी कि माइक्रोन है, तो ये नेसल कैविटी मतलब ये हमारा नोज़ है, और इसके थ्रू जो आता है उसके बाद यहाँ पे आने के बाद इधर लंग्स हो जाता है, तो ये लंग्स है। तो ये जो ट्रैक है इसमें ही क्या हो जाता है, इसका फिल्ट्रेशन हो जाता है। और अगर 7 to 10 माइक्रोमीटर है
द कंडक्टिंग एयरवेज ट्रैकिया ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में, यानी कि इसमें जो ब्रांचेज होते हैं उसमें आके ये ट्रैप हो जाता है। और 0.5 to 7 माइक्रोन्स है तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोली तक जाता है, यानी कि सबसे लास्ट तक, है ना। और बिलो 0.5 माइक्रोमीटर है तो मोस्ट रिमेन एयरबॉर्न आर एक्सहेल्ड, फिर ये बाहर निकल जाता है जब हम सांस बाहर करते हैं, या ये डिफ्यूज भी हो जाता है कम इन टू कॉन्टेक्ट विद द एयरवे और एल्वियोलर मेम्ब्रेन्स। तो ये पार्टिकल साइज है डस्ट की, और उसके अनुसार डिसाइड होता है कि ये कहाँ तक इंटर करेगा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। मैं आपको बता दूं कि जो माइक्रोन्स है 1 माइक्रोमीटर, ये 1 मिलीमीटर का 1000 पार्ट्स है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। या अगर मीटर की बात करें तो एक मीटर का 10 लाख पार्ट्स को, उसके एक पार्ट्स को हम लोग माइक्रोन्स बोलते हैं। जो ह्यूमन हेयर है, हमारे शरीर का जो बाल, वो 50 to 100 माइक्रोमीटर का होता है। तो आइए जानते हैं डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो नेसल जो हेयर है, नाक में जो बाल रहते हैं, वो 10 माइक्रोमीटर के जो ऊपर हैं, यानी 10 माइक्रोन जो ऊपर हैं उसको फिल्टर करता है, ठीक है, और बाहर निकाल देता है। जो कफिंग होता है या स्नीजिंग रिफ्लेक्स जो है, स्नीजिंग रिफ्लेक्स जो जिसको छींकना बोलते हैं, कफ मतलब खांसना, जो भी ट्रैकिया वगैरह में आप देखेंगे डस्ट बैठे रहते हैं वो इसके थ्रू बाहर निकल जाते हैं, फोर्सफुली इजेक्शन ऑफ इनहेल्ड सब्सटेंसेस। उसके बाद जो है म्यूकोसिलियरी स्क्लेरेटर होते हैं, यानी कि जो ये पाइपलाइंस है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसमें ऐसे हेयर लगे रहते हैं, है ना, छोटे छोटे हेयर, ये ऊपर की तरफ चलते रहते हैं, यानी कोई भी फॉरेन मटेरियल इसमें अगर घुस रहा है तो इसको वो बाहर कर देगा। तो ये 7 to 10 माइक्रोमीटर जो है अगर कोई इंटर होता है, क्योंकि देखो हम सांस तो हमेशा लेते रहते हैं, अगर ये डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होता ना तो हमारे लंग्स में इतने कचड़े भर गए होते कि हम कभी का मर गए होते। तो अगर ये कफ नहीं आता, स्नीजिंग रिफ्लेक्स नहीं होता, तो हमारा लंग्स जो है कभी का कभी बंद हो गया रहता। आप देखना, एक लैपटॉप खरीदो आप, उसमें 2-4 सालों के बाद उसके अंदर, लैपटॉप के अंदर इतने डस्ट घुस जाते हैं फ़ैन के थ्रू, बहुत एक मोटा सा लेयर हो जाता है। तो हम लोग इतने साल जिंदा रहते हैं, अगर ये डिफेंस मैकेनिज्म नहीं रहे तो कब का ही हम लोग मर जाते। तो इस तरह से हम लोगों ने, भगवान ने हमारे शरीर को बनाया है। तो इस तरह से म्यूकोसिलियरी स्क्लेरेटर होते हैं जिससे डस्ट बाहर निकलते रहते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ये बाहर सेल है, कोई फॉरेन ये ट्रैकिया है या जो भी अंदर के पाइपलाइंस हैं, यानी कि ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकी जो भी है, तो उसमें ऐसा डस्ट आके बैठा है, ये ऐसे हेयर लगे हैं, तो ये इसको क्या करेगा, बाहर की तरफ ढकेलेगा और ये नाक के थ्रू जो है बाहर निकल जाएगा। तो आप देखेंगे नाक के थ्रू जो है बहुत म्यूकस निकलता है, जिसको हम लोग पीला पीला नाक के थ्रू, सर्दियों के दिनों में आप देखेंगे जब सर्दी होता है तो ये म्यूकस बोलते हैं, ये निकलता है। अलग अलग जगहों पे इसको लोकल लैंग्वेज में भी कुछ कुछ बोलते हैं। तो डस्ट एंड एरोसोल्स यहाँ पे ट्रैप हो गया, और यहाँ पे देखो आप म्यूकस इसमें निकलता है, यानी कि जब आप देखना खांसना तो कफ निकलता है ना, और ये कफ जो है के थ्रू ये सारे डस्ट बाहर की तरफ निकलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। अब सबसे जो लास्ट चेम्बर होता है जिसको हम लोग एल्वेओली बोलते हैं, उसमें होता है मैक्रोफैग्स। मान लेते हैं कि ये ट्रैकिया है और ये लंग्स है, तो लंग्स में सबसे छोटे वाले लास्ट को क्या बोलते हैं, एल्वेओली बोलते हैं। और यहाँ पे गया, यहाँ से डिफ्यूजन होता है, मतलब यहाँ से डिफ्यूजन होकर ब्लड में चला जाता है। तो कोई डस्ट आके यहाँ लास्ट में बैठ गया, यहाँ पे कोई डस्ट आके लास्ट में बैठ गया, और ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत सारे तरह का डिफेंस मैकेनिज्म इसको नहीं निकाल पा रहा। जैसे मान लेते हैं ये आपका सिलिका डस्ट हो गया, एस्बेस्टस डस्ट हो गया, इसमें आके बैठ जा रहा है। तो ये क्या होता है, कुछ ऐसे डस्ट जो है अंदर बैठ जाते हैं, वो नहीं निकल पाते हैं, इंजेस्ट कर पाता है। तो मैक्रोफैग्स जो है क्या होते हैं, ये एक वाइट ब्लड सेल हैं जो कि 0.5 to 7 माइक्रोमीटर पास इनटू द रेस्पिरेटरी यूनिट, और इसको ये क्या करते हैं, खा जाते हैं, इसको पचा देते हैं एंजाइम के माध्यम से, ठीक है। तो ये है कि यहाँ पे जैसे आप देखिए ये फैगोसाइड्स है, और ये कोई फॉरेन बॉडी इसके अंदर आया और ये क्या करेगा, इसको स्टेज 1 स्टेज 2 करके, और हम लोग इसके अंदर ज़्यादा नहीं जाते हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये आप देखिए अंदर ले गया, अंदर ले जाने के बाद इसके ऊपर एंजाइम गया और इसको ये पचा के ख़त्म कर दी। तो
वहाँ पे एंजाइम डाल के, एंजाइम केमिकल डाल के इसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करके पचा देते हैं। तो इस तरह से जो डस्ट बाहर नहीं निकल पा रहा है, हमारा बॉडी इस तरीके से उसके ऊपर काम करता है और इसको हम लोग फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। उसके बाद है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में होता क्या है कि इन्फ्लामेशन मीन्स वाइट ब्लड सेल वहाँ पे आएगा, यानी कि ल्यूकोसाइट्स, और उसको इन्फेक्शन और इंजरी को ठीक करेगा। तो ये भी हमारे बॉडी में होता है। अगर विशेष नॉलेज चाहिए तो आप इस चीज़ को एक बार स्टडी करिए कैसे कैसे काम करता है। रेस्पिरेटरी इन्फ्लेमेशन होता है जस्ट लाइक ऊपर जैसे मैंने बताया कि कोई इन्फ्लामेशन होएगा तो वहाँ पे WBC जो है जाके उस चीज़ को ठीक कर देता है। और उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मान लेते हैं कि कोई वायरल अटैक हुआ तो उस वायरल अटैक को लेके हमारे अंदर एक एंटीबॉडी जनरेट होगा, यानी कि उससे लड़ने की क्षमता, और जो है उस चीज़ को लड़ेंगे। तो ये भी उसमें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। अब आइए स्टार्ट करते हैं इनहेलेबल एंड रेस्पिरेबल डस्ट। इनहेलेबल डस्ट में क्या होता है कि ये केवल नोज में इंटर करता है, यानी कि नाक में, माउथ ड्यूरिंग द ब्रीथिंग, और रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होता है, डिपोजिट हो जाता है। ठीक है, ये लंग्स में नहीं जाता। ये नोज है और ये नली है, यहाँ से लंग्स स्टार्ट होता है, तो यहीं तक जो है ये आके रुक जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनहेलेबल डस्ट। तो आप जानते हैं कि जो डस्ट का साइज है उसी के अनुसार हम लोग इनहेलेबल एंड रेस्पिरेबल में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जो इनहेलेबल डस्ट है वो मैक्सिमम 100 माइक्रोमीटर तक हो सकते हैं, यानी कि इतना मोटा कोई पार्टिकल्स रहता है हमारे नाक के अंदर जा सकता है। और रेस्पिरेबल डस्ट क्या होता है कि जो कि हमारे सबसे लास्ट पार्ट में तक जाता है, गैस एक्सचेंज रीजन तक जाता है। तो इसका ऑब्वियस है कि इसकी पार्टिकल साइज छोटी होगी और इसकी साइज क्या होगी, 7 माइक्रोमीटर डायमीटर। तो आप देख लो मैक्सिमम जो है 100 माइक्रोमीटर जो है हमारे नाक में इंटर कर सकता है। और कहाँ तक के पार्टिकल का हम लोग सांस ले सकते हैं, मतलब ये ट्रैकिया वगैरह में आके फंस जाता है तो 7 माइक्रोमीटर। तो इस बीच के जो डस्ट हैं ये क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। लेकिन 7 माइक्रोमीटर से जो नीचे के डस्ट हैं, इसके जो नीचे के डस्ट हैं वो सीधे जो है गैस एक्सचेंज एरिया में, यानी कि एल्वियोली में चला जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेबल डस्ट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम सबसे बहुत बड़ा डस्ट भी हो तब भी हमारे नाक में नहीं जाएगा, यानी कि जनरली 100 माइक्रोमीटर से 7 माइक्रोमीटर तक हमारे नाक के अंदर जा सकता है। उसके छोटा भी जा सकता है, बट इतना क्या होता है, फिल्टर हो जाता है। जैसे मैंने बताया कई जगह पे फिल्ट्रेशन लगे हुए हैं। और जो 7 माइक्रोमीटर से बिलो के डस्ट, बहुत छोटे डस्ट हैं, वो यहाँ फिल्टर नहीं होते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं हमारे गैस एक्सचेंज एरिया में। कुछ बाहर आ जाते हैं, कुछ वहाँ जाके चिपक भी जाते हैं। तो इस तरीके से जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेबल डस्ट, क्योंकि हम इसको सांस ले सकते हैं, यानी कि सबसे लास्ट तक गैस एक्सचेंज एरिया तक जा सकता है। तो आई होप आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा और इस सेशन में हम लोगों ने ये सारे पॉइंट कवर कर लिए। ह्यूमन एनाटॉमिकल सिस्टम में ये सारे चीज़ें हम लोगों ने देखी और आज के इस सेशन में हम लोगों ने ये 4 पॉइंट्स देखा। तो आई होप आप इस पूरे सेशन को एंजॉय किया होगा और 9.4 जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अगले एलिमेंट में, तब तक के लिए टेक केयर।